वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि जस्टिस याहिया आफरीदी नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम की मंजूरी दी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बताया, पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया आफरीदी को 2/3 अक्सरियत से नामजद किया। याहिया आफरीदी का नाम वजीर आजम को भेज दिया गया। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत नए चीफ जस्टिस की मंजूरी देंगे। जराये का कहना है कि JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा ने जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम पर इत्तेफाक नहीं किया था। सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस याहिया आफरीदी तीसरे नंबर पर थे, जस्टिस मंसूर अली शाह पहले और जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर थे। 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने पर जस्टिस याहिया आफरीदी ओहदा संभालेंगे। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डेप्टी ब्यूरो चीफ अजहर फारूक। अजहर फारूक, बताएगा क्या कुछ होता रहा इस पार्लिमानी कमेटी में, जो फैसला सामने आया उस हवाले से बताइएगा। जी, पार्लिमानी कमेटी का तवील इजलास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के प्रोफाइल का तफसीली तौर पर कमेटी ने जायजा लिया और तफसीली जायजा लेने के बाद गौर खौज के बाद तवील बहस हुई कमेटी के इजलास में, जिसके बाद इत्तेफाक हुआ जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम पर और पार्लिमानी कमेटी ने 8-1 के तनासब से जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम की नामजदगी की है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के लिए। जमीयत उलमाए इस्लाम के जो रुकन है, वाहिद रुकन थे कामरान मुर्तजा, उन्होंने इसके नाम याहिया आफरीदी के नाम के साथ इत्तेफाक नहीं किया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 3 जो अरकान थे वो उन्होंने बाइकाट किया, वो कमेटी का हिस्सा ही नहीं बने आज के इस इजलास का। चुनाचे 8-1 के तनासब से जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम की नामजदगी की गई है और वजारत कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने उनकी नामजदगी की समरी वज़ीर आज़म को अरसाल कर दी है, जबकि वज़ीर आज़म अपनी एडवाइस आज ही रात सदर मुमलिकत को भेज रहे हैं। ज़रा का ये कहना है कि शायद सदर मुमलिकत भी जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम की मंजूरी जो है उनकी नामजदगी की वो आज ही कर देंगे। तो ये सारा प्रोसेस था जो कि पार्लिमानी कमेटी के जरिए जो है वो मुकम्मल हुआ है। पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी के बतौर चीफ जस्टिस नाम की नामजदगी जो है वो की है। ठीक है, अजहर फारूक इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास के बाद कमेटी अरकान की गुफ्तगू। फारूक नाइक ने कहा, 2/3 अक्सरियत से नाम मंजूर किया, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स का हाल नहीं बता सकते। ख्वाजा आसिफ ने बताया, 8 अरकान ने जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम पर इत्तेफाक किया, 1 ने नहीं किया। कैमरा प्रोसीडिंग्स थी, ये कॉन्फिडेंशियल थी और हम अंडर ओथ हैं, हम जो डिलिब्रेशंस हुई हैं वो हम बतला दें। आपको ये बता सकता हूँ आइन के मुताबिक कि 2/3 मेजॉरिटी ने ये फैसला किया कि याहिया आफरीदी साहब फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो PTI को नोटिस इशू हुए थे, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी मगर वो उन्होंने मीटिंग में नहीं। तकर्री कब होगी सर? अब अभी मैं इसके बारे में को 2/3 जो है उसकी सीरीज से नॉमिनेट करके जो है उनका नाम प्राइम मिनिस्टर के पास डिस्कशन जो हुई है इनके मुतल्लिक, वो मेरा ख्याल है कि कमेटी के मेंबरों को जो है मीडिया पे गुफ्तगू करते अच्छा नहीं लगता। मेजोरिटी ने ये फैसला किया, हमेशा अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कमेटी में तीनों जजों के नाम पर गौर किया गया, इत्तेफाक राय से जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम पर इत्तेफाक किया गया, पूरी कोशिश की अपोजिशन भी शामिल हो। जस्टिस याहिया आफरीदी को आइन के आर्टिकल 175A के तहत नामजद किया गया। 1.5 घंटा बड़ी अच्छी बहस हुई है, तीनों जज साहबान के बारे में अच्छी बातें हुई हैं। आपने सूटेबिलिटी देखनी होती है क्योंकि पार्लियामान ने ये इख्तियार अब अपने पास रखा है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की नामजदगी पहले 3 जज साहबान में से करें। पार्लियामान ने 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में तब्दीली करके इख्तियार दिया स्पेशल कमेटी को कि अगर आप सिंपल मेजॉरिटी से नहीं 2/3 अक्सरियत से 3 नामों पे गौर करेंगे, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होंगी। कमेटी ने कोशिश की कि अपोजिशन भी इसमें शामिल हो। कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को आइन के आर्टिकल 175A के तहत नॉमिनेट किया है फॉर चीफ जस्टिस पाकिस्तान। ये आज का फैसला है। अपोजिशन ने तो बाइकआउट कर दिया था, सिर्फ कामरान मुर्तजा साहब आए थे, उन्होंने अपनी राय दी है, लेकिन
جو ڈیسیژن آف کمیٹی ہے میں اس کا پابند ہوں. ڈیسیژن آف کمیٹی یہ ہے کہ 2/3 اکثریت سے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس پاکستان نامزد کر دیا گیا. بہت غلط فیصلہ ہوا ہے. توقع کرتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی اس کو قبول نہیں کریں گے. سینئر وکیل حامد خان کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا یہ معاملہ عدلیہ اور وکلا کا ہے. وکلا سینیورٹی پر سمجھوتا نہیں کریں گے. اس فیصلے سے عدلیہ کو نقصان پہنچے گا. بالکل غلط ہوا ہے. بڑا افسوسناک بات ہے. وہ اچھے جج رہے ہیں, وہ اتنی بڑی ناانصافی کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم یہ توقع کرتے ہیں. یہ ایشو وکلا کا اور جوڈیشری کا ہے, اور اس ایشو پر ہم سب اکٹھے ہیں کہ ہم سینیورٹی کے پرنسپل کا ہم نے پچھلے 75 سال سے سینیورٹی کے پرنسپل پہ قائم ہیں, اور اس لیے یہ ہمیں بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہو. اگر یحییٰ کو نے ایکسیپٹ کر لیا نا تو وہ ایک بہت تاریخی طور پر غلط قدم ہوگا, اور اس سے جس قدر نقصان پہنچے گا عدلیہ کو. سپریم کورٹ کے جسٹس یحییٰ آفریدی کو خصوصی پارلیمانی کمیٹی نے 2/3 اکثریت سے چیف جسٹس نامزد کر دیا. نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے کیریئر پر ایک نظر اس رپورٹ میں. سپریم کورٹ کے جج جسٹس یحییٰ آفریدی 23 جنوری 1965 میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم ایچسن کالج لاہور سے حاصل کی. گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن, جبکہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے MA معاشیات کی ڈگری حاصل کی. برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے LLM کی ڈگری بھی حاصل کی. جسٹس یحییٰ آفریدی نے 1990 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس کا آغاز کیا, اور 2004 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وکالت کا آغاز کیا. خیبر پختونخوا کے لیے بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی خدمات بھی سر انجام دی. 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے. انہیں 15 مارچ 2012 کو مستقل جج مقرر کیا گیا. 30 دسمبر 2016 کو جسٹس یحییٰ آفریدی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا. 28 جون 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے. جسٹس یحییٰ آفریدی نے اعلیٰ عدلیہ میں مختلف مقدمات کی سماعت کی. سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں لاجب بینچ کا حصہ رہے, اور کیس سے متعلق فیصلے میں اپنا اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا تھا. اس سے قبل PTI نے نئے چیف جسٹس کی کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا. مولانا فضل الرحمان کی بات بھی نہیں مانی. اسپیکر چیمبر میں خصوصی پارلیمانی کمیٹی اور سنی اتحاد کونسل کے مذاکرات ہوئے. سب نے مل کر چیئرمین PTI کو منانے کی کوشش کی. باعث گوہر نے واضح کیا کہ آئینی ترمیم مانتے ہیں, نہ ہی اس کمیٹی کو تسلیم کرتے ہیں. اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان نے PTI کے رہنما اسد کیسر کو فون کر کے پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کا مشورہ دیا تھا. ہم نے اپنے چیمبر میں بلایا. حکومتی طرف سے جو کچھ ممبران صاحبان تھے, انہوں نے مجھے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے چیف جسٹس کے تقرری کے لیے اس میں شرکت کریں. اور میں نے ان سے معذرت کی. ہم نے اپنی پارٹی کا فیصلہ کیا اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جس طریقے سے یہ ترامیم پاس کی گئی ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس کے انکانسٹیٹیوشنل ترامیم کے نتیجے میں بنی ہوئی کمیٹی کے پروسیڈنگ میں ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. سینئر ترین جج چیف جسٹس نہ بنایا تو پورا پاکستان بلاک کر دیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی دھمکی. کہا حکومت سے جان چھڑانے تک احتجاج جاری رہے گا. مریم نواز پر بھی لفظی گولہ باری. کہا وہ پختونخوا کی بہو ہو کر صوبے پر دہشت گردی کا الزام لگا رہی ہیں, انہیں شرم آنی چاہیے. ایک غیر آئینی ترمیم پاس کی گئی ہے, اس کے خلاف احتجاج بھی کریں گے. اگر وہ سینئر جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو ایک اور احتجاج کا ہم پلان بنائیں گے. ہم پورے پاکستان کو بلاک کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف. اور احتجاج جب تک جاری رہے گا جب تک اب اس حکومت سے ہم جان نہیں چھڑاتے. اب ایک کالج کا ایک مالک ہے, اس کے کالج میں ایک حرکت ہوئی ہے, اپنا ایجوکیشن منسٹر کھڑا ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ کام ہوا ہے, اور وزیر اعلیٰ صاحبہ کہتی ہے کہ جی یہ کام PTI نے کیا ہے. کچھ تو شرم کر لو. کسی صوبے کے اوپر اس طرح کا الزام لگانا کہ دہشت گردی صوبے میں ہوتی ہے, دہشت گردی کا مقابلہ یہ صوبہ کر رہا ہے. اور مریم نواز جو ہے تو وہ تو اسی صوبے کی بہو ہے, تو کچھ شرم کرو. اس صوبے کی بہو ہو کے تم لگی ہوئی ہو, پیچھے وہ دو تم نے عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں, سارا دن ٹاں 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 کر رہی ہے. جو انہوں نے راستہ بنایا ہے کسی کے گھر میں گھسنے کا, یہ راستہ آپ نے گھر کے لیے نکالا ہے. آپ نے, آپ کا گھر بھی سے محفوظ نہیں ہے, اور انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں. شہید صحافت ارشد شریف کی دوسری برسی آج منائی جائے گی. ارشد شریف آج سے 2 سال پہلے کینیا میں گولیاں لگنے سے شہید ہوئے تھے. ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات جاری ہیں. ARY نیوز کے دفاتر سمیت ملک بھر میں مختلف مقامات پر ارشد شریف شہید کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ پڑھی جائے گی. اختر مینگل نے زبردستی پریس کانفرنس کروائی.
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सेनेटर कासिम रंझो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई बातों की तरदीद कर दी। वीडियो बयान में कहा, पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल और दीगर अफराद ने जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। मुझे जो लिख कर दिया गया वो मुझसे जबरदस्ती पढ़वाया गया, मुझे उठाया नहीं गया था, मैं घर ही पर मौजूद था। आज मुझे पार्टी के सरबराह ने और उनके कारकुनों ने, जो MP हैं, कुछ 2-3 MP और इन सब ने ले जाके सेनेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जबरदस्ती करवाई मुझसे, और वो टोटल फैब्रिकेटेड झूठ और उस पर मुबनी है। और ये जबरदस्ती के अल्फाज थे जो आगे लिखे हुए थे कि भाई मुझे घर से उठाया गया या क्या किया, और ये सारे मच्छर ये सब कुछ उन्होंने लिख के आगे मुझे रखे हुए थे, वो मैं पढ़ रहा था। तो ये एक टोटल झूठ और फैब्रिकेटेड है। मैं घर पे ही मौजूद था 15 दिन से, घर पे कोई ऐसा बात है ही नहीं जो ये कहलवाई गई है मुझसे। तो अब मैं इसके तरदीद करता हूँ, भरपूर तरदीद करता हूँ। अमरीकी महकमा ख़ारजा का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के सवाल का जवाब देने से गुरेज। नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि डॉक्टर आफिया के मामले पर अमरीकी महकमा इंसाफ से बात की जाए। एक और सवाल के जवाब में वेदांत पटेल ने बताया कि सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर भारत से इंक्वायरी का कहा है। साजिश में मुलव्वस अनासिर के बामानी एहतसाब तक अमरीका मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं होगा। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ वाशिंगटन DC जहाज़ेब अली से। बताएगा जहाज़ेब। जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर बाइडेन से दरख्वास्त की है कि आफिया सिद्दीकी को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहा किया जाए, और यही सवाल मैंने किया कि इस पर अमेरिका का क्या मौक़िफ़ है। तो इस पर वेदांत पटेल, जो कि नायब तर्जुमान है अमरीकी महकमा ख़ारजा के, उन्होंने कहा कि जो इस वक्त पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान निजी सिफारती राब्ते चल रहे हैं उसके मैं दरमियान नहीं आऊँगा, और इस मामले पर बेहतर जो है महकमा इंसाफ से रब्ता किया जाए। उनसे मैंने ये भी पूछा था, जो पाकिस्तान में एक डॉक्टर का कत्ल हुआ था सिंध के अंदर ब्लास्फेमी एलिगेशंस के ऊपर, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि अभी तशवीश का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हर जगह अमेरिका जो है तौहीन रसालत के कवानीन की मुखालफत करता है, और हम समझते हैं कि ये कवानीन इंसानी हकूक और बुनियादी आज़ादी के इस्तेमाल को खतरे में डालते हैं। उन्होंने कहा कि हमने इन खदशात को पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के साथ भी बाकायदगी से उठाते रहते हैं। कुछ दिनों पहले भारत से एक इंक्वायरी कमेटी वाशिंगटन DC में मौजूद थी, जहां स्टेट डिपार्टमेंट के साथ राब्ते हुए। तो मैंने पूछा कि क्या पैगाम दिया गया है भारत को, जो उनके एजेंट्स पकड़े गए थे, भारतीय एजेंट्स पकड़े गए थे एक सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश में अमेरिका के अंदर। तो उस पर उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि हिंदुस्तानी इंक्वायरी कमेटी अपनी तहकीकात जारी रखेगी, और इस तहकीकात के नताइज पर एहतसाब होते हुए देखना चाहते हैं, और जब तक बामायने एहतसाब नहीं होगा इस पर अमेरिका तब तक मुतमईन नहीं होगा। ठीक है जहाज़ेब अली, इस हवाले से आप हमें आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि नेपरा ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी है। नेपरा ने 7 साल के लिए AK इलेक्ट्रिक का जनरेशन टैरिफ मंजूर कर लिया है। इससे कराची के सार्फिन पर क्या असर पड़ेगा, ये बता रहे हैं अली मलिक। जी, वफाकी हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए IPPs के साथ टेक और पे के मुआहदे खत्म करने की काविश कर रही है। तो वहीं पे नेपरा ने AK इलेक्ट्रिक का जो जनरेशन टैरिफ है उसको टेक और पे की बुनियाद पर मंजूरी दे दी है। यानी टेक और पे का मतलब है कि बिजली इस्तेमाल हो ना हो कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ेगी। टेक और पे टैरिफ से कराची के बिजली सार्फिन पर इजाफी बोझ पड़ने का खदशा पैदा हो गया है। तमाम जो फैसला जारी हुआ है इसमें मेंबर टैरिफ और नेपरा जो है उन्होंने टेक और पे की बुनियाद पर जनरेशन टैरिफ देने की मुखालफत की है। नेपरा ने AK इलेक्ट्रिक के 7 साल जनरेशन टैरिफ की मंजूरी का फैसला जारी कर दिया है। मेंबर टैरिफ ने LNG और डीजल के पावर प्लांट्स पर टेक और पे से इख्तलाफ किया है और कहा है कि LNG और डीजल के प्लांट्स पर टेक और पे से कराची के सार्फिन पर बोझ पड़ेगा। मेंबर टैरिफ नेपरा ने इक्विटी पर $14 में मुनाफा की भी मुखालफत की और मुनाफा को जायद और गैर मुनसिफाना करार दिया। जो आज नेपरा की जानिब से फैसला जारी किया गया है कि इलेक्ट्रिक ने चूंकि दरख्वास्त की थी तो उस पर आज फैसला जारी किया है। उसके मुताबिक नेपरा ने कि इलेक्ट्रिक का जो जनरेशन टैरिफ है वो डीजल पर ₹44.33 से लेकर ₹50.75, LNG पर जो पैदावारी टैरिफ है वो ₹20.67 से ₹41.75 और फर्नेस ऑयल पर टैरिफ दिया वो ₹33.31 से ₹34.64, जबकि गैस पर फी यूनिट जनरेशन टैरिफ जो है वो ₹6.83 से लेकर ₹9.62 तक मंजूर किया है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
मखसूस नशिस्तों के अक्सरियती फैसले में आइन के 2 आर्टिकल्स में तरमीम की गई। जजों को आइन में तरमीम का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुंतकिल का अक़लियती इख्तलाफी नोट जारी। चीफ जस्टिस ने लिखा, उम्मीद है अक्सरियती जज गौर करके गलतियां दुरुस्त करेंगे। 8 जज वजाहत के लिए कहाँ इकट्ठे हुए, ये मौमा है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए।